वेलकम टू द क्लास गाइस। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू राइट इफेक्टिव टेस्ट केसेस। ध्यान देना, मैं टेस्ट केसेस नहीं बोल रहा हूं, इफेक्टिव टेस्ट केसेस बोल रहा हूं। अगर आप टेस्टिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर टेस्टिंग में अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हैं तो ये वो स्किल है जो आपको आनी ही चाहिए। आप YouTube पे या कहीं पे भी सर्च करेंगे तो आपको जो चीजें मिलेंगी कि हाउ टू राइट इफेक्टिव टेस्ट केसेस, वो कैरेक्टरिस्टिक्स तो बताएगी कि एक इफेक्टिव टेस्ट केस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो मैंने अपनी पहली स्लाइड में इंक्लूड भी कर रखा है। अगर आप देखेंगे मैंने वो सारी चीजें इंक्लूड कर रखी हैं, इसके बारे में मैं बात भी करूंगा। लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि वो स्ट्रेटजी क्या है जिसके जरिए ये कैरेक्टरिस्टिक मेरे टेस्ट केसेस में भी दिखें। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे शेयर करने जा रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से वो स्ट्रेटजी जिसके जरिए आप एक इफेक्टिव टेस्ट केस राइटर बन सकते हैं और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं थ्रू आउट योर कैरियर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहां पहली स्लाइड में इंक्लूड किया है कि एक इफेक्टिव टेस्ट केस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट्स जो हैं आपको पहले याद कर लेने हैं ताकि जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊं तो उन स्ट्रेटजी का यूज करके आप इन पॉइंटर्स को इंप्रूव कर पाएं। तो हमें पता होने चाहिए कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इफेक्टिव टेस्ट केस लिखने से होता क्या है। आपके इफेक्टिव टेस्ट केसेस लिखने से आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और रिलायबिलिटी तय होती है। ठीक है, आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, क्या क्वालिटी है उसकी, रिलायबिलिटी कितनी है, ये आपके टेस्ट केसेस ही तय करते हैं। और एक इफेक्टिव टेस्ट केसेस क्या होते हैं, वो क्लियर होते हैं, यानी सबको किसी को भी अंडरस्टैंड में आ जाए। ऐसा ना हो कि आपने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रखे हो जो समझ में ही नहीं आ रहे हैं किसी नेव यूजर को। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव हो और कवर करने चाहिए वेरियस सिनेरियोज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इश्यूज को। ठीक है, आपके सिनेरियोज को ऐसे कवर करे कि पोटेंशियल इश्यूज जो है उसमें कवर हो जाएं। ठीक है, तो मैंने वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हैं, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे ये आप कहीं पे भी इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए और फिर जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊं तो आप इन चीजों को अचीव कर पाएं। तो पहली चीज है कि अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। आपको रिक्वायरमेंट अच्छे से समझ में आनी चाहिए। यूज अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट। एक टेम्पलेट अच्छा होना चाहिए जिसमें आप टेस्ट केस लिख रहे हैं, ताकि उस टेम्पलेट के जरिए बाद में अगर आपको उसको अपलोड भी करना है कहीं पे तो आप इजीली अपलोड कर पाएं और उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन हो जो एक अच्छे टेस्ट केस में होनी चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट आपको यूज करना है। ठीक है, बी क्लियर एंड कंसाइज। क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए आपकी इंफॉर्मेशन। फोकस ऑन वन सिनेरियो पर टेस्ट केस। ठीक है, एक सिनेरियो आपका एक टेस्ट केस में कवर हो जाना चाहिए, ऐसे केसेस होने चाहिए। इंक्लूड प्री कंडीशंस। अगर कोई प्री कंडीशंस हैं तो उसको मेंशन जरूर करना है। ठीक है, डिफाइन द स्टेप सिक्वेंसली। स्टेप्स डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ताकि कोई भी यूजर कल अगर आप अवेलेबल नहीं है तो उन स्टेप्स के जरिए उस केस को एग्जीक्यूट कर पाए आपकी अनअवेलेबिलिटी में। ठीक है, यूज डिस्क्रिप्टिव टेस्ट केस नेम। टेस्ट केस का नेम ऐसा होना चाहिए कि उसके नेम से ही पता चल जाए, डिस्क्राइब हो जाए कि वो किस बारे में है। ठीक है, इंक्लूड नेगेटिव टेस्ट केसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नेगेटिव सिनेरियो सोचने चाहिए। स्पेसिफाई एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट को सही से स्पेसिफाई करो कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हो इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, रिव्यू और रिफाइन हमेशा करते रहना चाहिए। अगर प्रोडक्ट में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसको रिव्यू करो, रिफाइन करो। मेंटेन ट्रेसेबिलिटी। ठीक है, ट्रेसेबिलिटी मेंटेन करनी चाहिए हमें। कंसीडर एज केसेस। एज केसेस को सही से कंसीडर करना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटाइज करना चाहिए हमारे टेस्ट केसेस को कौन सी हाई प्रायोरिटी के टेस्ट केसेस हैं, कौन से लो हैं, कौन से मीडियम है। ठीक है, ऑटोमेट रिपीटिव टेस्ट केसेस। अगर कोई ऐसे टेस्ट केस है जो बार बार रिपीटेटिव हमें करने पड़ रहे हैं तो उसको हमें ऑटोमेट कर देना चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट करने चाहिए assumptions। ये जो मैंने आपको क्वालिटीज बताई ये आपको हर जगह अवेलेबल हैं और ये स्टैंडर्ड है, तो आपको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सीधा स्ट्रेटेजी पे आए, आपको पहले स्टैंडर्ड वाली चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा अपने स्ट्रेटेजी की जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, और उसको फॉलो करने के बाद आप अपने इन सारे पॉइंट्स को अचीव कर पाएंगे धीरे धीरे। इससे पहले कि हम जाने कि इफेक्टिव टेस्ट केसेस लिखते कैसे हैं, हमें यह क्लियर होना चाहिए कि एक टेस्ट केस की क्वालिटी को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट आता है तो उसकी पहले पीआरडी डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट की नॉलेज कितनी है, उस पीआरडी यानी डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज कितनी है, ये आपकी टेस्ट केस के क्वालिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि बैकएंड की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। आपके पास पीआरडी आ गई,
अब आपने उसके बैकएंड के लॉजिक्स को यानी बिजनेस लॉजिक को कितना समझा है वो भी अफेक्ट करता है। रेगुलर डिस्कशंस आप कितना कर रहे हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड राइटिंग ऑफ द टेस्ट केसेस, ये भी आपकी टेस्ट केस के क्वालिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, चौथा फैक्टर है रियल टाइम यूजर एस्पेक्ट। तो मैं इन 4 पॉइंट के जरिए आपको बताऊंगा कि कैसे इन 4 पॉइंट्स को आप कवर करेंगे तो आपकी जो टेस्ट केसेस हैं उनकी क्वालिटी जो है वो एकदम से बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक पॉइंट्स में क्या दम है। इससे पहले आगे बढ़े, एक चीज आप जान लीजिए कि टेस्ट केस क्या है। टेस्ट केसेस क्या है? एक आर्ट है। आपको अगर इफेक्टिव टेस्ट केसेस लिखने हैं तो ये भी एक तरह का आर्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा। मैंने एग्जांपल यहां पे लिया है कि आप अगर एक प्रो ड्राइवर बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप बनना चाहते हैं एक प्रो ड्राइवर कि कहीं पे भी चला दूं, मैं सड़क पे चला दूं, ठीक है, पहाड़ों में चला दूं, कहीं भी किसी की गली में चला दूं, ठोक दूं किसी को, ठीक है, तो अगर आप एक प्रो ड्राइवर बनना चाहते हैं जो एकदम हवा से बातें करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? क्या आप गाड़ी खरीदेंगे और उसी दिन बन जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अगर आप एक प्रो ड्राइवर बनते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो उसमें क्या क्या चाहिए होता है? एक कंपलसरी ट्रेनिंग तो चाहिए आपको, राइट। उसके बाद ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने कंपलसरी ट्रेनिंग ले लिया आज किसी से भी दोस्त से या किसी इंस्टीट्यूट से, उसके बाद चलाने लग गए, नहीं, आपको कुछ एक्सपीरियंस भी गेन करना पड़ता है। अलग अलग सड़कों पे जाना पड़ता है, पहाड़ों पे जाना पड़ता है, नेशनल हाईवेज पे आप चलाएंगे, तब आप एक प्रो ड्राइवर धीरे धीरे बनते हैं। और ध्यान रखना है, अलग अलग सिचुएशन से भी गुजरना पड़ता है। कुछ लोग सिचुएशन से गुजरने के चक्कर में कहीं गुजर के ऊपर चले जाते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं, मजाक कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि कई बार हम अलग अलग सिचुएशंस में फंसते हैं, तो हमें सीखने को मिलता है कि नेक्स्ट टाइम से क्या नहीं करना है, ठीक है। तो उन सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में आप गाड़ी को पार्किंग में नहीं लगा पाते हैं, धीरे धीरे आप सीख जाते हैं। आपको पहले नेशनल हाईवेज पे चलाना नहीं आता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप क्या करते हैं, सीख जाते हैं। लेकिन सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जिसमें कभी एक्सीडेंट हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आप वहां से सीखते हैं। और टाइम, मैंने बताया कि टाइम लगता है। ये सब ऐसी चीजें नहीं है कि आपने 1 घंटे 2 घंटे में सीख ली। तो ऐसे ही क्या है, स्टॉक मार्केट भी है, मैंने इनसे एग्जांपल दिया है। स्टॉक मार्केट में भी ये नहीं है कि आपने आज पढ़ लिया उसके बारे में एक बुक तो आज लगा देंगे पैसा। ये भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन होगा, तो आपके जो है पोर्टफोलियो जो है वो अच्छे होते जाएंगे। उसके बाद आप अच्छे से पैसा अपना लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो धीरे धीरे होता है। ये सब जो प्रोसेस है, आर्ट है, उसको जितना धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे, बाद में निखर के सामने आएगा और फिर आपका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब इसीलिए मैं आपको ये जो 4 पॉइंट मैंने बताए हैं, इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज इसको नोट करिएगा। और अगर आप टेस्टिंग बैकग्राउंड में हैं या फिर आना चाहते हैं, तो आपको ये चीजें फॉलो करनी है रेगुलर बेसिस पे। तो पहली चीज जो मैंने बताई थी आपको कि पीआरडी की नॉलेज, यानी प्रोडक्ट की नॉलेज, ठीक है। वेरी फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड डॉक्यूमेंट शेयर्ड फॉर डेवलपमेंट, ट्राई टू प्ले विद डिजाइन एंड डॉक स्कोप्स, ठीक है। तो पहले आपको जो डॉक्यूमेंट शेयर किया गया है उसको सही से रीड करें, अंडरस्टैंड करें, उसके साथ खेले थोड़ा सा कि क्या इसका स्कोप हो सकता है, क्या क्या इश्यूज हैं, उसके डिजाइन में क्या इश्यूज हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पहले उसके साथ थोड़ा सा एंगेज होना है, समझना है। ड्यूरिंग दिस फेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, एंड लूप होल्स विल कम दैट लेटर यू नीड टू डिस्कस विद प्रोडक्ट टीम। तो ये दौरान जब आप प्रोडक्ट को समझ रहे होंगे, पीआरडी को समझ रहे होंगे, उसी दौरान आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होंगे आपके दिमाग में, अगर आप सही से उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं तो। और इसी दौरान आपको बहुत सारे लूप होल्स भी देखने को मिलेंगे कि इस प्रोडक्ट में यहां पे लूप होल्स हो सकते हैं। तो उन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, नोट करना है और बाद में डिस्कस करना है प्रोडक्ट टीम से कि भाई इन पॉइंट्स पे मुझे आपसे डिस्कस करना है। हो सकता है कि आपने जो पॉइंट्स रखे हैं वो वैलिड ना भी हो, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए ताकि आप उसको क्लैरिफाई कर पाए। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं या लूपहोल्स नहीं मिला पूरी पीआरडी में, तो या तो पीआरडी बहुत अच्छी लिखी गई है जिसके बहुत कम चांसेस हैं, और इसका दूसरा ये है कि आपने पढ़ा ही नहीं है सही से, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड ही नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट, ठीक है। या तो सब कुछ आ गया या तो फिर ऑल क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऑल क्लियर वाले चांसेस ज्यादा हैं अगर आपके दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, डाउट्स नहीं आ रहे हैं तो, ठीक है। अब इसी दौरान जब आप पढ़ रहे होंगे डॉक्यूमेंट, तो आपको क्या क्या देखना है, स्कोप देखना है, एंट्री पॉइंट देखना है, इंपैक्ट देखना है आपके प्रोडक्ट को, जो भी एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं, ठीक है। क्या लिखा है, आइडेंटिफाई स्कोप, एंट्री पॉइंट, इंपैक्ट ऑफ योर प्रोडक्ट ऑन एग्जिस्टिंग फीचर। अगर कोई फीचर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उस पर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको सोचनी है। एंड कंसीडर द बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो पिछले वाली जो चीजें थी वो उस पर कोई इफेक्ट आएगा। ज्यादातर ये एप्लीकेशंस के केस में आता है कि एक ऐप में कोई फीचर था, वो इंपैक्ट हो गया दूसरे फीचर आने से, ठीक है। तो हमें ये जरूरी ध्यान रखना है कि पुरानी चीजें भी चलती रहनी चाहिए
और नई वाली भी चले, ठीक है। तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी टेस्ट को भी आपको समझना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट था जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, वो है बैकएंड की अंडरस्टैंडिंग। मैंने ध्यान दिया है कि ज्यादातर टेस्टर्स क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को चलो अच्छे से डिस्कस भी कर लेते हैं, वो अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, बट उसके बाद ये नहीं सोचते हैं कि बिजनेस लॉजिक क्या है। देखो बैकएंड क्या होता है ना, वो आपका बिजनेस लॉजिक होता है। जैसे कि मुझे मान लो कोई प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, तो उसमें बिजनेस कैसे बनेगा, बिजनेस ऐसे बनेगा, यूजर आएगा, अपना प्रोफाइल बनाएगा, कुछ प्रोडक्ट खरीदेगा और बेचेगा, ठीक है। तो ये सारा काम मैं एक अगर इमेजिन करूं, मुझे अभी तक मेरे पास यूआई डिजाइन नहीं हुआ है, तो जो एपीआईज हैं उसके थ्रू मैं क्या करूंगा, एक क्रिएट प्रोफाइल की एपीआई होगी, ठीक है, एक अपडेट प्रोफाइल की एपीआई होगी, एक परचेज जर्नी होगी उसकी एपीआई होगी, ठीक है, एक कैंसल ऑर्डर की एपीआई होगी। तो ये सारे लॉजिक को मिला के ही तो मैं यूआई बनाने वाला हूं ना, एक यूजर को देने वाला हूं। तो बिजनेस का लॉजिक तो मेरा एपीआई लेवल पे डेवलप हो गया, यानी एपीआई के लेवल पे ही मेरा पूरा बिजनेस डेवलप हो जाता है। इसलिए आपको बिजनेस लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है कि एट द एंड में जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके बिजनेस लॉजिक उसका आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, देखो मैं उसमें ही समझा रखा है कि नेक्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड बिजनेस लॉजिक थ्रू एपीआई इन दिस टाइम वेयर वी कैन वर्क स्ट्रॉन्ग टू मिनिमाइज द बग फॉर लेटर फेजेस। अगर आप यहां पे सही से वर्क करेंगे, एपीआई की टेस्टिंग और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करेंगे, तो आपके आने वाले फेजेस में बग्स बहुत कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एपीआई टेस्टिंग में आप मोस्ट ऑफ द बग्स की किस पैरामीटर्स पे क्या रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, कौन से पे एरर कैसा आना चाहिए, ठीक है, आपके रिस्पॉन्स में कौन सी फील्ड वैलिडेट होके आएगी, ये सारी चीजें आप शुरू में अगर चेक कर लेते हैं तो आने वाले फेजेस में आपको कम से कम बग मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि एपीआई टेस्ट में ना अच्छे से टेस्ट कर लो, बाद में बैठे रहो, बाद में उतने ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है, पहले एपीआई टेस्टिंग में कर लो। और अगर आप यहां पे लूज होते हैं तब बहुत चांसेस है कि आप जब फंक्शनैलिटी टेस्टिंग कर रहे होंगे यूआई पे तो आपसे बहुत सारे केसेस मिस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बार इंटीग्रेशन हो गया यूआई के साथ तो बग्स निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहीं पे अच्छा है कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें, आपके दिमाग में ना वो फ्लो होना चाहिए कि जब बन के तैयार होगा ना प्रोडक्ट तो ये एपीआईज यहाँ पे यूज होंगी। एक टेस्टर के दिमाग में वो चीज सेट हो जानी चाहिए कि कैसे बैकएंड लॉजिक वर्क करने वाला है, जब एक मेरा प्रोडक्ट बन के आएगा वो कैसे काम करेगा, ये टेस्टर के दिमाग में हो जाना चाहिए सेट। तभी वो सोच सकता है एपीआई टेस्टिंग के बारे में और उसको इंप्रूव करके इस काबिल बना सकता है कि अगले फेजेस में बग्स कम आए। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। वी नो इट्स डिफिकल्ट टू वर्क विथ यूआई, और ये काफी डिफिकल्ट काम भी है, इसीलिए ज्यादातर टेस्टर से मिस हो जाता है, क्योंकि यूआई होता नहीं है। यहां पे आपको सोचना पड़ता है कि ऐसा होगा, ये सारी एपीआईज मिलके ये फंक्शनलिटी काम करेंगी, इसके बाद ये फंक्शनलिटी होगी, तो यहां पे ऐसे टेस्ट करना है। समझ रहे हो? मतलब पूरा एक बार थिंक करना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है। तो यहां पे अगर आप सही से विजुअलाइज करके एपीआई के टेस्ट केसेस अच्छे से लिख के और टेस्ट कर लेते हैं तो लेटर फेजेस के लिए ना चांसेस बहुत कम रहते हैं बग के, ठीक है। विजुअलाइज द एपीआईज एंड प्रोडक्ट, इट विल हेल्प यू टू राइट द गुड एपीआई टेस्ट केसेस, ठीक है। दिस इज स्टार्ट ऑफ राइटिंग एपीआई टेस्ट केसेस। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां पे आप टेस्ट केस राइटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि नेक्स्ट क्या चीज है जो आपको हमेशा करना है, वो है रेगुलर डिस्कशन, ठीक है। ड्यूरिंग द टेस्ट केस राइटिंग इट्स इंपॉर्टेंट टू बी सिंक विद डेव एंड स्पेशली विद द प्रोडक्ट, ठीक है। डेव स्पेशली क्या है कि डेव से तो आपको सिंक में रहना ही है, साथ में आपको प्रोडक्ट से ज्यादा सिंक में रहना है। अगर एक क्यूए प्रोडक्ट से सिंक में रहता है तो उसके फायदे बताता हूं मैं आपको क्या है। उसका फायदा ये है कि ऐसा नहीं है कि आप डेवलपर ने डेवलप कर दिया, टेस्टर ने टेस्ट कर दिया, फिर बाद में पता चल रहा है कि प्रोडक्ट कह रहा है कि भाई मैंने तो ये बोला ही नहीं था बनाने के लिए आपको, आपने कुछ और बना दिया, और ये होता है बहुत बार, ठीक है। इससे अच्छा क्या है, बेटर स्टार्टिंग फेज से उधर वो डेवलपर डेवलपमेंट कर रहे होंगे, आप अपने टेस्ट केस राइटिंग कर रहे हैं, डेली रेगुलर डिस्कशंस करिए कि हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा प्लान कर रहे हैं, देखो टेस्ट केसेस ऐसे होंगे, हमारे सिनेरियोज ये होंगे, और रेगुलर बेसिस पे आपस में फीडबैक शेयर करिए। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि वो बड़ा है छोटा है, नहीं, आप आपस में फीडबैक शेयर करिए, आपको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट वहीं पे क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। तो आपको डेली रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट टीम के साथ, डेव टीम के साथ एक डिस्कशंस करनी है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि डेव, प्रोडक्ट और क्यूए सब एक सेम प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो। ये बहुत जरूरी है, ये मिस होता है, इसके चक्कर में आप लोगों का टाइम इंक्रीज हो जाता है बाद में, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, दिस इज द इजीएस्ट वे टू बिंग सिंक विद प्रोडक्ट, डेव, क्यूए एंड देयर इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन, ऑल द टीम विल बी ऑन द सेम पेज। पूरी टीम जो होगी वो सेम प्लेटफॉर्म पे होगी डिस्कशन करने से। तो ये दूसरी क्वालिटी है जो आप लोगों के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज
रियल टाइम यूजर एस्पेक्ट्स, ठीक है। तीसरी चीज है, चौथी चीज है, रुको, तीसरी चीज तो वही थी रेगुलर वाली, चौथी चीज हम पढ़ रहे हैं रियल टाइम यूजर एस्पेक्ट्स। आपने अच्छे से बैकएंड टेस्टिंग भी कर ली, आपने अच्छे से बैकएंड के एस्पेक्ट्स को भी सोच लिया, आपने पीआरडी भी अच्छे से पढ़ा, ठीक है, आपने अच्छे से फिर उसके बाद डिस्कशंस भी कर लिए। एक चीज और है जो आपको बीच में कर लेना है, ठीक है, और वो क्या है, आपने एज अ टेक बहुत कुछ सोच लिया, लिख लिया, ठीक है, एक बार कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए अपने आप को बना लेना है रियल टाइम यूजर, और दिमाग से ही सोच लेना है कि भाई मुझे कुछ नहीं आता है, अब मैं इस प्रोडक्ट को यूज करने वाला हूं तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। जब आप अपने आप को एज अ यूजर रखेंगे तो आपको ये बिलीव होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जिसपे आप और डेवलपमेंट टीम बहुत फोकस कर रही थी और वो आपके लिए P0 था, वो यूजर एस्पेक्ट से P3 है, ठीक है, वो उसका यूज ही नहीं कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि एज अ यूजर भी आप एक बार बन के और चेक कर लें कि मुझे क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए एज अ प्रोडक्ट अगर मैं एंड यूजर हूं, ठीक है। तो ये वाली प्रैक्टिस जरूर लानी है। जो मैं देखता हूं ज्यादातर टेस्टर्स मिस करते हैं, वो बहुत ही टेकी बन जाते हैं अपने इस प्रोसेस के दौरान, जो बनना भी है, लेकिन कुछ टाइम निकाल के एज अ एंड यूजर सोचना है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हम बेसिक्स ही खराब कर लें अपना और बहुत ही सोच रहे हैं ये कर देंगे वो बना देंगे और बेसिक्स में हमने देखा ही नहीं कि यूजर को चाहिए क्या। हो सकता है आप एक ऐसा फीचर डेवलप कर रहे हो जो 10 फीचर डेवलप कर रहे हैं, एक फीचर पे आप बहुत फोकस्ड हैं और पता चल रहा है यूजर को उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है ज्यादा, वो कभी के बार यूज करेगा, उसका मेन रिक्वायरमेंट कुछ और है जिसको आपने सही से टेस्ट नहीं करा है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है एज अ एंड यूजर सोचना कि यूजर एंड एज अ एंड यूजर आप क्या एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, ठीक है। वही मैंने बताया है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी शुड कंसिडर इन क्यूए प्रोसेस, बट इट इज पॉसिबल व्हेन यू थिंक लाइक अ नेव यूजर, नॉट लाइक अ टेक और प्रोडक्ट। यहाँ पे एज अ टेक एज अ प्रोडक्ट नहीं सोचना है आपको, एक नेव यूजर जिसको कुछ नहीं पता वो उस प्रोडक्ट को कैसे चेक करेगा, यूज करेगा, उसके एस्पेक्ट में सोचना है आपको, ठीक है। एज अ यूजर व्हाट यू आर गोइंग टू गेट out of this product and what could be the possible path point and negative behaviors that can occur by mistakes or in a flow. Try to explore the product as a nav user and note down the possible scenarios, ठीक है। If there is exist product, try to discuss with the user and most of the frequently हाँ, अब देखो क्या है कि अब अगर मार्केट में जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो पहले से अवेलेबल है, जैसे मैं एक मान के चलो ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूं, तो उससे अच्छा है कि पहले मैं जाके Amazon को यूज करूंगा, फ्लिपकार्ट को यूज करूंगा, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि यूजर अगर जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे तो क्या चाहिए उसको, ठीक है। तो एज अ नेव यूजर आप ये भी कर सकते हैं प्रैक्टिस कि आप उस प्लेटफॉर्म पे, उस तरह के प्लेटफॉर्म अगर अवेलेबल हैं तो उस पर जाके उसको यूज करें प्रोडक्ट को, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि उस प्लेटफॉर्म पे यूजर्स क्या मांग रहे हैं, क्या डिमांड में, ठीक है। अब इन सब चीजों में जो मैंने आपको बताया, एक चीज ही कॉमन है जो क्यूए को चाहिए, और वो क्या है, बाकी चीज तो आप करते हो, अच्छा टेम्पलेट लेते हो, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, एक बैकएंड वाला थोड़ा काम कम करते हो आप, ठीक है, तो बैकएंड भी कर लोगे। एक चीज कॉमन है, अगर आप टेस्टर हैं तो आपको ना अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए और विजुअलाइज करना आना चाहिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इस पे जोर इसलिए दे रहा हूं, यही वो पॉइंट है जहां पे आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा पीछे वाला, ठीक है। अगर आप एक अच्छे थिंक नहीं है, मतलब अच्छे थिंकर नहीं है, और आप अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रोडक्ट अभी बन के ही नहीं आया है उसको भी विजुअलाइज करना है, ठीक है, कि ऐसा होने वाला है, ये बनने वाला है, ठीक है। तो जब तक आप एक अच्छे विजुअलाइजर नहीं है, अच्छे थिंकर नहीं है, तो आप अच्छे टेस्ट केसेस नहीं लिख पाएंगे, एक अच्छे टेस्टर नहीं बन पाएंगे। साथ में एक अच्छा कम्युनिकेटर भी बनना है, ताकि डेली आपको कॉल्स पे चीजों को सबके साथ क्लियर रखें, ठीक है। कुछ भी ऐसा ना हो कि सामने वाला सोच रहा हो कि ऐसा कुछ हो रहा है, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, डेवलपर कुछ और सोच रहा हो, प्रोडक्ट कुछ और सोच रहा है। तो एक क्यूए का काम ये होता है सबको सेम प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, ठीक है, डेली सिंक कॉल में सबको क्लियर हो कि कितने बग्स पेंडिंग हैं, कितनी चीजें हमने कर ली हैं और हम क्या डिलीवर करने वाले हैं और कब डिलीवर करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं। जैसे ही आप ये अचीव करते हैं तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई, प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस को आप सही से धीरे धीरे इंप्रूव करते हैं, धीरे धीरे उसमें आप मास्टरी करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट आपकी धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। क्योंकि इस सब में क्या है, वो आपको स्टैंडर्ड चीजें बता रहे हैं कि अच्छा टेम्पलेट हो, कंसाइज हो, क्लियर हो। ये सब कब हो पाएगा, जब आप जो मैंने 4 स्टेप्स बताए उनको इंप्रूव करेंगे धीरे धीरे, तो आपके ये सारी चीजें कंसीडर हो जाएंगी। आप एक टेस्टर की तरह सोचेंगे, एज अ यूजर की तरह सोचेंगे, एज अ बैकएंड की तरह सोचेंगे कि बैकएंड में क्या चीज है, बिजनेस लॉजिक कैसा चल रहा है।
तो जैसे ही आपका थिंकिंग स्किल एरिया बढ़ेगा, मैं इसको अपने टर्म्स में बोलता हूं कि जैसे ही आपका नॉलेज स्कोप बढ़ेगा, वैसे वैसे ही ये सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। तो इन चीजों का यूज करके आपके टेस्ट केस बहुत इफेक्टिव हो जाएंगे। स्ट्रेटेजी को अपनाइए और इन सारी चीजों पे काम करिए। मैंने ये सारी चीजें आपको क्यों नहीं बताई हैं, क्योंकि इन चीजों की मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं अपनी पुरानी वीडियोस में, और आप ऑलरेडी ये नेट पे अवेलेबल हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि एक अच्छा टेम्पलेट कैसा होगा, ठीक है, और भी अंडरस्टैंड कैसे करना है पीआरडी को। तो आप इन चीजों को इंप्रूव तभी कर पाएंगे जब वो स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। और अगर आपके लिए हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियोस में और भी ला सकूं। चलिए।